अगर दोस्तों आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप केदारनाथ की जो यात्रा है उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते तो आपको कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे घूमना है, साथ में क्या रखना है, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा और इन सब का कितना खर्चा आता है। इस प्रकार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यदि आप वहाँ से पर्सनल गाड़ी बुक करना चाहते हैं, पर्सनल टैक्सी बुक करना चाहते हैं या फिर बाइक रेंट पर लेना चाहते तो आप कैसे ले सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ में आपके जो भी प्रश्न है या फिर जो भी आपकी डाउट्स है वो सभी आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको इस वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी के द्वारा जाना चाहते हो तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। और यदि दोस्तों आप प्लेन के द्वारा जाना चाहते हो तो यहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है देहरादून, तो आपको देहरादून तक आ जाना है। और यदि दोस्तों आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते तो आप किसी भी राज्य से हो, आप उस राज्य से डायरेक्ट हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आ सकते हैं, या फिर आप ऋषिकेश तक जाना चाहते तो आप ऋषिकेश पर ही जा सकते हैं। परंतु दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आप हरिद्वार तक आता है तो यहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिल जाता है, जिससे कि आप केदारनाथ की जो यात्रा है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि यदि आप ट्रेन के द्वारा आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उस समय पे आना है जिससे कि आप सुबह जो 5 बजे वाली जो बस है जो कि हरिद्वार से केदारनाथ तक जाती है, जो कि आपको सोनप्रया उतारती है, तो उसके अंदर आपको बैठना है। तो उसके लिए आपको सुबह 5 बजे से पहले आ सके ऐसी ट्रेन के अंदर बैठना है, जिससे कि आप सुबह जो 5 बजे वाली बस है उसके अंदर बैठ सके, जिससे कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के अंदर जा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप प्लेन के द्वारा आते तो आप देहरादून तक आ सकते हैं, फिर वहाँ से आप टैक्सी करके आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। और यदि दोस्तों आप अपनी पर्सनल गाड़ी के द्वारा आते तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। इसके बाद अब आगे मैं आपको जो बताता हूँ वही रास्ता है आपको, जिससे कि आप केदारनाथ तक जा सकते हैं। तो अब यदि दोस्तों आप यहाँ पे जो हरिद्वार है वहाँ तक आ जाते तो हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने आपको हरिद्वार का जो बस स्टॉप है वो मिल जाता है। वहाँ से आप सुबह 5 बजे वाली जो बस है उसके अंदर बैठ सकते हैं, जो कि आपको सोनप्रयाग तक लेके जाती है। इसका जो किराया होता है वो 450 से 500 रुपये होता है, जो कि आपको सोनप्रयाग तक लेके जाती है। सोनप्रयाग जो है वो केदारनाथ का जो लास्ट स्टॉप है वही है जहाँ से आपको आके दूसरी गाड़ी के अंदर जाना पड़ता है। और यदि दोस्तों आप हरिद्वार से पर्सनल टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का जो किराया होता है वो 4 व्यक्ति के अनुसार लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये होता है, जो कि आपको केदारनाथ तक लेके जाती है और साथ में आपको लेकर भी आते हैं। और यदि दोस्तों आप वहाँ से बाइक बुक करना चाहते हैं, आप किराए पे बाइक लेना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बाइक भी किराए पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो बाइक का जो किराया होता है वो एक दिन का 700 से 800 रुपये होता है, जिसके अंदर आपको पेट्रोल खुद भराना होता है, जो कि आप यात्रा कर सकते हैं बाइक के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप जो बस है उसके अंदर बैठते तो यहाँ पे जब आप सुबह बैठते तो लगभग आप शाम तक आप सोनप्रयाग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि केदारनाथ का जो लास्ट स्टॉप है वो है। और यदि दोस्तों यहाँ से आपकी जो 5 बजे वाली जो बस है वो आपकी छूट जाती है, वो आपसे मिस हो जाती है, तो आपको सीधा जाना ऋषिकेश। ऋषिकेश से आपको 10 बजे वाली जो बस है वो मिल जाती है, जो कि रुद्रप्रयाग तक भी जाती है। और कुछ बसें ऐसी होती है कि आपको सोनप्रयाग तक भी लेके जाती है। और इसका किराया भी मैं आपको बता लूँ कि इसका जो किराया होता है वो लगभग 400 से 450 या 500 तक हो सकता है। तो उसका जो किराया है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप वहाँ से भी जो बस है उसके अंदर बैठना चाहते तो बैठ सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि यदि आप बस के अंदर बैठते हैं हरिद्वार से तो आपको जो जाने में समय लगता है वो 12 से लगभग 15 घंटा लगता है। और बीच में यदि आप खाना खाना चाहते हो तो ये जो बस है वो होटल पर रुकती है, जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे जो खाने की जो कीमत है वो फुल थाली लगभग 100 रुपये में आपको मिल जाती है, जिसमें आप भर पेट खाना खा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हुआ आपका जो हरिद्वार है वहाँ से सोनप्रयाग तक जाने का। तो दोस्तों आप सुबह मान लीजिए निकलते तो आप शाम तक सोनप्रयाग के अंदर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे जाके आप होटल बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हॉल भी मिल जाते हैं, यदि आपका बजट कम है तो आप हॉल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो होटल का जो किराया है वो 500 से लगभग 2000 तक है। आप जैसे ही होटल बुक करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पे किराया लगता है। मिनिमम आप समझ लीजिए कि 500 से शुरू होता है और आप फिर जैसे होटल बुक करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। यदि आपका जो बजट है वो कम है तो यहाँ पे हॉल भी मिल जाते हैं, जो कि 100 या 200 रुपये में आपको नाइट स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप सोते तो आपको लगभग 4 बजे का ऐसे अलार्म करना है, जिससे कि आप सुबह जल्दी फ्रेश हो सके। और फ्रेश होने के बाद दोस्तों आपको 5 बजे सोनप्रयाग से टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको गौरीकुंड तक लेके जाती है। इस टैक्सी का जो किराया होता है वो लगभग 30 से 40 रुपये होता है, जो कि आपको सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक लेके जाती है, जो कि लास्ट स्टेप यहाँ से है। अब इसके बाद दोस्तों आपको पैदल जाना होता है। तो ये जो पैदल मार्ग है वो लगभग 17 से 18 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ऊपर चढ़े वाला रोड है। यहाँ से यदि आप जाना चाहते तो यहाँ पे आपको स्टिक भी मिल जाती है, जो कि यदि आप खरीदना चाहते तो आपको चलने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और साथ में यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप चाहते तो आपको स्पोर्ट शूज़ होते हैं वो आपको पहन के जाना है, जिससे कि आपको चलने में या चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और साथ में यदि आप हल्का फुल्का नाश्ता लेके जाना चाहते तो आप नाश्ता भी लेके जा सकते हैं, जिससे कि आपको यदि भूख लगती है तो आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कई सारी छोटी मोटी होटलें भी मिल जाती है, जहाँ पे आपको मैगी या पराठे इस प्रकार से मिल जाते हैं। आप वहाँ पे खाना खाना चाहते हैं तो खाना भी खा सकते हैं। तो ये आपको बीच में कोई स्टोर मिलते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप जो गौरीकुंड है वहाँ से आप केदारनाथ तक जाना चाहती तो आपके पास 3 रास्ते हैं जिससे कि आप जा सकते हैं। सबसे पहले यदि आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल जा सकते हैं। उसके बाद यदि आप खच्चर, जिसको आप घोड़ा भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर बैठना चाहते हो तो उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। उसका जो किराया होता है वो प्रति व्यक्ति लगभग 3000 से 4000 रुपये होता है। यदि आप उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि आपको लेके भी जाते हैं और साथ में आपको लेकर भी आते हैं। और यदि आप हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना चाहते हो तो यहाँ का जो नज़दीकी जो बैठने का जो हवाई अड्डा है, मतलब छोटा सा एक अड्डा होता है जिसको फाटा बोलते हैं, आप फाटा से आप बैठ सकते हैं, जो कि आपको केदारनाथ तक लेके जाते हैं। उसका जो किराया होता है वो लगभग 8 से 10,000 रुपये होता है प्रति व्यक्ति, जो कि आपको लेके भी जाते हैं और साथ में आपको लेकर भी आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप यहाँ से जाते हैं तो चलने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो आपको धीरे धीरे जाना है। और साथ में यदि आप उस वातावरण का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं। उधर की जो नदियाँ होती है, उधर के झरने होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि आपको देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जब भी आप शाम को केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे होटल बुक कर लेनी है। यहाँ पे जो होटल का जो किराया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग यहाँ पे जो होटल का किराया होता है वो लगभग 1000 से 10,000 के बीच होता है। तो आप जैसे भी होटल बुक करना चाहते हैं वैसी होटल बुक कर सकते हैं। आप उसका किराया कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि जब भी आप रूम लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपको गर्म बाल्टी का जो चार्ज है उसका अलग देना होता है। मतलब आप यदि स्नान करना चाहते हैं तो गर्म बाल्टी पानी लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो 80 से 100 रुपये होता है, जो कि आपको पे करना होता है। यहाँ पे आपको शायद गीजर देखने को नहीं मिले। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे जो होटल होती है उसके अंदर चार्जिंग जो स्लॉट होता है, चार्जर स्लॉट होता है वो एक ही होता है। तो आपको चार्जर स्लॉट साथ में लेके जाना है, जिससे कि यदि आपके ज़्यादा मेंबर हैं तो आप बड़े आराम से
उनका भी चार्जर लगा सकते हैं। तो उसके लिए चार्जर स्लॉट आपको साथ में लेके जाना है, जिससे कि एक चार्जर के अंदर आप 3 को ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप जब भी होटल ले लेते हैं तो उसके बाद आपको नहा धो के तैयार हो जाना है। उसके बाद यदि आप आरती के अंदर जाना चाहते तो यहाँ पे जो आरती होती है वो लगभग शाम को 6:30 या 7 बजे शुरू हो जाती है, जिसके अंदर यदि आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। और साथ में यदि आप केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते तो यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रात हो जाती है, तो रात को यदि आप खाना खाना चाहते तो यहाँ पे आपको कई सारे खाने के लिए आपको छोटी मोटी होटलें मिल जाती है। यहाँ पे यदि आप एक थाली की बात करें तो यहाँ पे एक थाली की जो कीमत होती है वो 200 रुपये होती है, जिसके अंदर आप भर पेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो इस प्रकार से आप 200 रुपये प्रति थाली देकर आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप जब तीसरे दिन उठते हैं तो तीसरे दिन आप भगवान जी के वापस दर्शन कर सकते हैं। साथ में यदि आप आरती के अंदर जाना चाहते तो आप आरती के अंदर जा सकते हैं। साथ में यदि आप वहाँ पे फोटो या वीडियो क्लिक करना चाहते हैं तो फोटो ऑडियो भी क्लिक कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ और भी मंदिर है, जैसे कि भैरव जी का मंदिर, इस प्रकार से कुछ और भी छोटे मोटे मंदिर हैं। यदि वहाँ पर आप जाना चाहते तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि तीसरे दिन आपको लगभग 12 बजे लगभग सब कुछ कर लेना है। जैसे कि आपको शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या फिर कहीं और घूमना चाहते हैं तो आप कहीं और भी घूम सकते हैं। जिससे कि आपको लगभग दोपहर को 12 बजे लगभग सभी काम को फिनिश कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोपहर को खाना खा के आपको वापस नीचे उतर जाना है, जिससे कि आप शाम को लगभग 6 बजे या 7 बजे आप वापस गौरी कुंड तक पहुंच जाते हैं। अब गौरी कुंड से वापस आपको टैक्सी के अंदर बैठना है और 30 या 40 रुपये देके आपको वापस सोनप्रयाग के अंदर जाना है। और सोनप्रयाग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको वापस होटल बुक करना है, और होटल बुक करने के बाद आप खाना खा के वापस सो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे दिन उठना है, मतलब आपको चौथे दिन उठना है। और चौथे दिन उठने के बाद यदि आप वहाँ से हरिद्वार के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बसें और टैक्सी मिल जाती है जो कि हरिद्वार तक भी जाती है। और यदि आप वहाँ से बद्रीनाथ जाना चाहते तो आपको बद्रीनाथ के लिए भी वहाँ से टैक्सी और बसें मिल जाती है, जिसके अंदर आप बैठ के जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैं एक बात बता लूँ कि जो ये केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो 6 महीना बंद रहता है और 6 महीना खुला रहता है। तो ये जो मंदिर है वो लगभग अप्रैल में खुल जाता है, जो कि शायद अक्टूबर एंड तक ये खुला रहता है, जिसके अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके जो बंद पीछे होने के पीछे ये कारण है कि यहाँ पे जो अक्टूबर के बाद जो बर्फ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो मंदिर है वो बर्फ से ढक जाता है, जिससे कि इस मंदिर को 6 महीने बंद किया जाता है और 6 महीने खोल दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप केदारनाथ जी चाहते तो आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपको गर्म कपड़े जरूर लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको ठंड लग सकती है। तो उसके लिए आपको गर्म कपड़े लेके जाना है, जैसे कि जैकेट है या फिर हैंड ग्लव्स है, या फिर जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। और साथ में आपको पावर बैंक भी लेके जाना है, जिससे कि आप अपने मोबाइल को या फिर आपके पास जो भी है उसको चार्ज करना चाहते हैं तो उसको चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बारिश है वो होती रहती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक छाता भी लेके जाना है और साथ में आपको रेन कोट भी लेके जाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ और भी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टैबलेट्स भी साथ में लेके जानी है, जैसे कि जुकाम की है, बुखार की है या फिर पेट की है। इस प्रकार से आप जो भी लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं। और वॉमिट की भी दोस्तों आपको जो टैबलेट है वो साथ में जरूर लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो बस है वो पूरी घाटी के अंदर चलती रहती है, जिससे कि शायद आपको उल्टी हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो भी मैंने आपको टैबलेट बताई है वो सभी आपको साथ में लेके जानी है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप सही समय में जाना चाहते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा मंथ है जाने का वो है अक्टूबर। तो आपका जो बेस्ट समय है यहाँ पे विजिट करने का वो है अक्टूबर, तो आप अक्टूबर में जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न होता है कि आप यदि केदारनाथ जाते तो वहाँ का जो खर्चा है वो कितना आता है।
तो दोस्तों मैं खुद जाके आया हूँ, मेरा जो खर्चा है वो काफ़ी कम आया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप ज़्यादा भी पैसे खर्च करते हैं फिर भी आपका जो एक जने का जो बजट है वो लगभग मेरे हिसाब से 8 या 10 हज़ार रुपये आता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जिस राज्य से आप आ रहे हैं उसका किराया मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, वो उसके अंदर नहीं जोड़ा है। मैंने यहाँ पे जो हरिद्वार है वहाँ से केदारनाथ की जो यात्रा है जाने और आने का गिना है, जिसके अंदर 8 या 10 हज़ार के अंदर आप आराम से वहाँ पे घूम सकते हैं, आप आराम से वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको बताई, जिससे कि आप केदारनाथ की जो यात्रा है उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स है या फिर आपके कोई भी प्रश्न है तो यदि आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना से शेयर करना। और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।